तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल से लौटते हुए एक लड़के से, नाम है जोंग। वो सीधा घर आता है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें सूनी पड़ जाती हैं। उसका ग्रैंडपा, उसका इकलौता परिवार दो टुकड़ों में बंटा पड़ा है, बुरी तरह से काटा गया था, मर्डर किया गया। मगर जोंग के चेहरे पर न तो आंसू थे और न ही कोई दुख। वही तो था मेरा इकलौता फैमिली, पर मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्या मैं इतना बर्बाद इंसान हूँ? वो खुद से ये सवाल पूछता है। सीन कट होता है थोड़ा सा पीछे, जब जोंग जंगल से एक रेयर स्पिरिट कनेक्शन हर्ब लेकर घर आता है। तू वापस आ गया, शाबाश बेटा, ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए बोलता है। जॉन्ग भी मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने जो बोला था ना, ईस्टर्न हिस्से में देखना, वहीं से मिला। और सुनिए, जहां से हर्ब मिला वहीं एक फॉक्स डेन भी था। माँ फॉक्स नहीं थी, बस उसके बच्चे थे। ये सुनते ही ग्रैंडपा चौकन्ना हो जाता है। तो तूने उन बच्चों को मार दिया? जॉन्ग तुरंत बोलता है, क्यों मारता? माँ फॉक्स जब लौटेगी और उसे अपने बच्चों की लाश दिखेगी, कैसा लगेगा उसे? ग्रैंडपा के चेहरे पर राहत झलकती है। चल ये रख दे, फिर साथ में डिनर करते हैं। फिर वो अचानक सीरियस हो जाता है। एक बात का वादा करेगा मुझसे? क्या वादा? जोंग पूछता है। जो असली तू है, जो अंदर तू छुपाए बैठा है, कभी किसी को मत दिखाना। लेकिन अब जब ग्रैंडपा की लाश उसके सामने थी, वो वादा जोंग को बोझ लग रहा था। उसी पल उसने तय कर लिया, अब उस असली जोंग को दुनिया देखेगी, बिना किसी रोक टोक के। वो सीधा सिक्कल उठाता है। सॉरी ग्रैंडपा, पर अब मैं वो वादा नहीं निभा सकता। अब जोंगयांग कंट्री में गाड़ी की लकड़ी की पट्टियों की आवाज गूंज रही थी। कैरेज में कैदियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था उन्हें देखने। उनका मूड डार्क था, जैसे किसी भयानक चीज के इंतजार में हो। मर जा साले, किसी ने भीड़ से चिल्लाया। एक सरकारी अफसर दूसरी मंजिल से ये सब देख रहा था। वो चुपचाप एक कैरेज की ओर देखता है जिसमें बाकी सब कैदी एक साथ हैं, पर एक कैदी अकेला बंद है। उसका सीना और पेट खून से सना हुआ है। कितना छोटा है, मेरे बेटे की उम्र जितना होगा शायद। वो आदमी धीरे से बोलता है, चाय की चुस्की लेते हुए। दूसरा आदमी बोलता है, उम्र देखकर धोखा मत खाइए, सबसे बड़ा शैतान वही है, बोलते हैं ना, साइथ किलर डेमन। इसीलिए तो उसे अकेली कैरेज दी गई है। पहला आदमी सिर हिलाते हुए बोलता है। इतने में धप, एक पत्थर उड़कर उस लड़के के सिर पर लगता है। भीड़ हल्ला मचा देती है, लेकिन कैदी, कोई रिएक्शन नहीं, ना आवाज ना दर्द। क्या ये दर्द महसूस नहीं करता? लोग हैरान थे। जब खून उसके बालों से होकर बहता है, वो धीरे से सिर ऊपर करता है और पूरा चेहरा सामने आ जाता है। इतना खूबसूरत चेहरा, लड़की समझ लो कोई। लोग हैरान रह जाते हैं। सरकारी अफसर तक कुर्सी से उठ खड़ा होता है। अब मुझे तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी। क्या? अरे आपने ही बुलाया था, दूसरा आदमी चिल्लाता है। लेकिन अफसर चलता बनता है। जाते जाते वो उस लड़के को घूरता है और सोचता है, मिल गया, परफेक्ट कैंडिडेट। अब जोंगयांग कंट्री इनर कैसल गोल्डन जेड हॉल में अंदर सारे कैदी गहरी नींद में थे, मगर एक जोंग बस दीवार को घूर रहा था। मैंने गलती की, वो हरामी। उसके दिमाग में अपने ग्रैंडपा का कातिल घूम रहा था। वो कौन था और मैं कैसे उसे नहीं पहचान पाया? मैंने बहुत कोशिश की उसे मारने की, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वो राक्षस है। फिर से भी लड़ूं तो भी मैं हारूंगा। मैं जानता हूं मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी चेतना धुंधली होने लगती है, जैसे मौत आने वाली हो। एक अनजान लड़का जिसने मेरी दुनिया हिला दी। लेकिन अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो फिर उसी अंधेरी जेल में होता है। जिंदा तो था, पर बदला नहीं ले सका। वहीं से उसे पहली बार मार्शल आर्ट्स का पता चलता है। अगर मैं मार्शल आर्ट्स सीखूं तो शायद उस राक्षस को हरा सकूं। पर क्या अब भी मेरे पास चांस है? सोच ही रहा था, तभी उसके पैरों के पास धुंध फैलती है। स्मोक? आग है क्या? वो सोचता है, फिर बोलता है, नहीं, ये कोई और खुशबू है। वो बचपन से हर्ब्स जानता है। जैसे ही हवा में खुशबू आई, पहचान गया। लिजार्ड स्टेल, पर्पल पार्सनिप, वेलेरियन रूट एंड बर्थ रूट। ये तो स्लीपिंग इंसेंस है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। और तभी एक परछाई सीधी उसकी सेल की तरफ बढ़ती है। तभी एक आदमी आता है और उसके पैरों की बेड़ियां खोल देता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा उसे ले जाने वाला होता है, जोंग अचानक अपनी आंखें खोलता है और उसी शॉक का फायदा उठाकर एक जोरदार किक मारता है। फिर पागलों की तरह जेल से बाहर भागने लगता है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन ये मेरा मौका है। और शायद मैं इसलिए होश में रह पाया क्योंकि इन लोगों ने जो हर्ब्स मिलाए थे वो पूरी तरह से घटिया तरीके से मिक्स किए थे। लेकिन अगले ही सेकंड एक तेज झटका पूरे शरीर में दौड़ जाता है, एक तेज सुन्नपन। सामने खड़ा आदमी कुछ उंगलियों से पॉइंट करता है और बोलता है, तेरे प्रेशर पॉइंट्स पे वॉर किया है मैंने, अब तू हिल भी नहीं पाएगा। और फिर जोंग को फिर से जोर से खींचकर उसी कोठरी में फेंक दिया जाता है। जोंग के मन में एक शक उठता है, क्या ये वही मार्शल आर्टिस्ट है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था? लेकिन जब उस नए आदमी का चेहरा देखता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, चेहरा तो मिलता जुलता है, लेकिन उस हरामी की बाईं आंख पर बहुत सारे घाव थे। और तभी एक बंदा धीरे धीरे चलता हुआ सामने आता है। सर पे बांस की टोपी, चाल में ठहराव। गार्ड काम क्या यही है? गार्ड कुछ बोलने ही वाला था कि टोपी वाला बंदा बीच में टोक देता है। मैंने कहा ना यही है, इसका चेहरा दिखा, और हाँ, एक चेयर भी लेकर आ। जॉन्ग जो उस समय एक्यूपंक्चर से पूरी तरह जड़ा पड़ा है, सब कुछ चुपचाप देखता है। गार्ड काम उसकी बालों को पकड़कर जोर से खींचता है और जबरदस्ती उसे बिठा देता है। तुम सही कह रहे थे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। और जैसे ही उस टोपी वाले बंदे ने अपनी टोपी उठाई,
जोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल उसका कॉपी था। ऐसी सिचुएशन में कोई मेरी शक्ल का बंदा आ जाए, इससे ज्यादा फेटफुल क्या हो सकता है। वो खुद भी हैरान था, जैसे कोई जुड़वा भाई हो। मैंने सुना है कि तू डेथ रो पर है, 2 दिन में तेरी खाल खींची जाएगी। जोंग कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर बोलता है, हाँ ये सच है। तब यंग मास्टर बोलता है, किस्मत भी बड़ी कमाल चीज है, चेहरा सेम लेकिन एक है यंग मास्टर और दूसरा मौत की कतार में खड़ा कैदी। जोंग उसकी आंखों में देखता है, इस बात को समझ नहीं पाता कि वो कहना क्या चाहता है। तब यंग मास्टर बोलता है, लेकिन मैं तुझे एक मौका देने वाला हूँ, एक बहुत ही रेयर चांस। मोक ग्योंगवून नाम है मेरा। तुझे मौका मिलेगा ग्रेट मोक स्वॉर्ड मैनर के 3rd यंग मास्टर बनने का, मेरा डुप्लीकेट। ये सुनते ही जोंग के मन में उम्मीद की एक हल्की सी चमक उठती है। एक मौका, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस विला में बैठकर अच्छे खाने और हसीनाओं का मजा लेना है। और जब सब खत्म हो जाएगा तो तुझे इतनी दौलत दी जाएगी कि तू दुनिया में कहीं भी आजाद घूम सकता है। अगर तुझे करना है तो ये गोली खा ले। गार्ड काम एक पिल निकाल कर दिखाता है। जोंग पूछता है, क्या ये जहर है? काम बोलता है, तू सोचता है कि हम तुझ पे ऐसे ही भरोसा कर लेंगे? अगर तू काम पूरा कर लेता है तो मैं तुझे इसका एंटीडोट दूंगा। तो क्या बोलता है? गोली को अपने मुंह के पास आते देख जोंग समझ गया यही उसका मौका है। और बिना कोई हिचकिचाहट गोली निकल जाता है। मोक ग्योंगवून की आंखों में एक शातिर सी मुस्कान तैर जाती है। समझदारी का काम किया तूने। गार्ड काम को हुक्म मिलता है, इसकी एक्यूपॉइंट्स खोल दो और हथकड़ियां भी। काम वैसा ही करता है और जोंग अब एक आजाद इंसान की तरह खड़ा है, कम से कम दिखने में। पर किसी को क्या पता, ये फैसला उसी की मौत लेकर आने वाला है। गार्ड काम धीरे से बोलता है, मैं रास्ता दिखाऊंगा, तू पीछे चल। यंग मास्टर, आप उसके पीछे। अब सबको लग रहा होता है कि जोंग भाग नहीं पाएगा, जहर खा चुका है, मार्शल आर्ट नहीं जानता है, तो क्या ही कर लेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और गार्ड काम मुड़ता है, तभी एक ऐसा सीन होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जोंग फुर्ती से आगे बढ़ता है और मोक ग्योंगबुन की गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घुमा देता है। गार्ड काम की आंखें फटी रह जाती हैं। सामने उसका यंग मास्टर जमीन पे गिरा पड़ा है, गर्दन उलटी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि गार्ड का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। जोंग उसकी तरफ देखता है और बड़े ठंडे अंदाज में बोलता है, अब क्या बोलेगा गार्ड काम, तेरा नकली मालिक मर गया। अब सीन शिफ्ट होता है जोंग के अरेस्ट होने से पहले की रात का, जहां बाहर से एक चीख सुनाई देती है, भागो, बचाओ। जोंग एक आदमी का कटा हुआ सिर उठाए घूम रहा होता है। मजा आ रहा है, वो मन ही मन सोचता है। जिस किसी पर शक था कि वो मेरे ग्रैंडपा की मौत में शामिल हो सकता है, मैंने उसे मार डाला। और जब मैंने इतने लोगों को मार डाला, मुझे जो फीलिंग आई वो थी प्योर जॉय। उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, कभी भी अपनी असली फितरत किसी को मत दिखाना। मेरी असली फितरत, जब मैं इन लोगों को मार रहा था मेरा चेहरा कैसा था, क्या मैं हंस रहा था? तभी कोई चिल्लाता है, स्लॉटरिंग साइड डेमन। और जोंग धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ता है। क्या मेरी फितरत वाकई में बुरी है? मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो बस मारना है। और वो हंसता है, अपनी साइट उठाता है। लेकिन तभी किसी ने उसे एक जोरदार किक मारी। धड़ाम से जमीन पे गिरता है, शरीर में जबरदस्त झटका। और खांसते हुए उठता है, क्योंकि अब सीन में कोई नया आ चुका है जिसकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया है। जोंग एकदम हैरानी से सामने खड़े आदमी को देखता है और बोलता है, तू जिंदा है? डैम, दैट्स इंप्रेसिव। लेकिन अंदर ही अंदर जोंग का दिमाग बोल रहा होता है, ये कमीना, ये खतरनाक है। और तभी उसको एक फील आता है, वो फील नहीं, इंस्टिंक्ट, जो सीधा बोलता है, ये वही है जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। इतना भारी प्रेजेंस था उस आदमी में कि जोंग हिल तक नहीं पा रहा था। फिर सामने से वो बंदा बोलता है, लगता है तुझे मार्शल आर्ट्स का ए भी नहीं आता। और तब तक कुछ समझ आता उससे पहले ही वो आदमी 1 सेकंड में उसके सामने प्रकट हो जाता है और जोंग का गला दबोच लेता है। जोंग का दिमाग फुल पैनिक मोड में, और ये काफी तेज है, अभी तो दूर खड़ा था, एक झटके में सामने आ गया। क्या ये आदमी भी है? जोंग पूरी जान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा थोड़ा चकित होते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था कौन हमारा पीछा कर रहा है, और ये तो कोई बच्चा निकला, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग वाला। और अगले ही पल छपैक, उसने अपनी तलवार सीधा जोंग के सीने के पार कर दी। जोंग खांसते हुए खून उगलता है, लेकिन वो आदमी वहां नहीं रुकता। तलवार खींचता है और फिर से गुस्सा देता है। एक ऐसा बच्चा जो मेरी अल्टीमेट अटैक के बाद भी जिंदा है, बिना किसी मार्शल आर्ट्स के। अब तू मरेगा, तुझे लोगों को मारने का शौक था ना? अब खुद की लाइफ छोटी कर ली, चुपचाप जी लेता तो जिंदा रहता। जोंग की सोच में डूबा हुआ डायलॉग आता है, बस इतनी जल्दी हार गया मैं? इतने सालों बाद ग्रैंडपा का कातिल मिला और अब मैं मरने वाला हूँ। धीरे धीरे उसकी चेतना ढलती जाती है। मुझे अभी नहीं मरना है, लेकिन मैं अब मरने वाला हूँ। अगर मुझे एक और चांस मिलता तो शायद मैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पे जब उसने मोक ग्योंगउन की लाश देखी, तब सब कुछ बदल जाता है। जोंग के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान आती है। अब क्या करोगे गार्ड काम, नकली असली से पहले मर गया। गार्ड काम होश में आते ही जोंग को पकड़ के दीवार से दे मारता है, साले पागल, तूने यंग मास्टर को मार डाला, मरना है क्या? लेकिन जोंग की स्माइल और भी खतरनाक हो जाती है। उसे पता है डबल हमेशा असली के बदले मरता है। अगर वो उनके साथ जाता तो मरा ही समझो। गार्ड काम की भौहें सिकुड़ती हैं। जोंग का गला पकड़ा हुआ है, लेकिन जोंग तो जैसे मजे से बात कर रहा है। क्या तूने ये सोचा था कि शायद मैं तुझे ही मार दूं? एक्चुअली
तू मुझे मारना ही नहीं चाहता, वरना अब तक कर चुका होता। गार्ड काम का खून खौल जाता है और गुस्से में उसे जमीन पे पटक देता है। तलवार उठाता है सीधा मारने को। तू क्या सोचता है मैं तुझे नहीं मारूंगा? पर जोंग पूरी तरह शांत रहता है। क्या ये जरूरी है? क्यों नहीं है? गार्ड चीखता है। जोंग फिर से कामली बोलता है, मैंने तेरे जहर वाली दवा ले ली है, अब मैं तेरे बिना जिंदा रह नहीं सकता। इसका मतलब है मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसलिए ये तेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मॉक्सफोर्ड मैनर का थर्ड यंग मास्टर अब तेरा लॉयल डॉग है। गार्ड काम गुस्से से बड़बड़ाता है, तो तू कह रहा है कि मैं यंग मास्टर से गद्दारी करूं और तुझे अपनी कठपुतली बना लूं? जोंग फिर मुस्कुरा देता है और गार्ड काम के अंदर डगमगाहट आ जाती है। थोड़ा सोचता है, फिर तलवार जमीन में इतनी जोर से घुसाता है कि जोंग के सिर से बाल भर दूर बचती है। अब से तू ही असली मोक ग्योंगुन है। और यहीं से शुरू होती है जोंग की रिवेंज की कहानी। थोड़े टाइम बाद मोक्सफोर्ड मैनर के अंदर गार्ड कैम उसको एक आखिरी चेतावनी देता है। अपने रूम में बिना इजाजत बाहर निकला तो समझ तू गया। जोंग ठंडी मुस्कान के साथ, तो ये भी कोई डबल होने से अलग हुआ क्या? काम आंखें तरेड़ता है। जब तूने पपेट बनने का फैसला लिया है तो सवाल पूछने का हक खो दिया है। पकड़ा गया तो जहर की दवा नहीं मिलेगी। और फिर गार्ड कम पास आता है, अगर तूने कोई चाल चली तो वहीं काट दूंगा। जोंग मुस्कुराता है, ऑलराइट। कम एक एंटीडोट की शीशी हवा में उछालता है। हर 24 घंटे में एक लेनी होगी, वरना तू जहर से मरेगा। जोंग शाम को दवा खा लेता है और खिड़की की ओर देखकर सोचता है, शायद ये सब ग्रैंडपा का किया धरा है ताकि मैं जल्दी न मरूं। डोंट वरी ग्रैंडपा, जब तक बदला ना ले लूं मैं मरने वाला नहीं हूं। दुश्मन ने तो सोचा होगा कि जोंग मर गया, लेकिन अब वो मोक ग्योंगुन बन के मैनर में रहेगा, मार्शल आर्ट्स सीखेगा और बदला लेगा। जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा, उसे मैं भी वैसे ही मारूंगा जैसे उसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। और ये सोचकर उसके चेहरे पे वही खतरनाक मुस्कान लौट आती है। अगली सुबह जोंग अपने रूम में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। मिरेकल ही था कि मैं बच गया और अब मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने का मौका भी मिल गया। वो दरवाजे की ओर देखता है। गार्ड कैम ने उसको नजर में रखने के लिए अपना डिसाइपल गोचान भेजा था। जब गोचान को पता चला कि जोंग ने मोक ग्योंगवून को मार डाला, तो उसका जबड़ा लटक गया। लेकिन सीनियर ब्रदर का ऑर्डर था और उसे प्लान के साथ चलना ही था। उधर गार्ड कैम को भी अब सरदर्द होने लगा था। चलो कुछ और सोचते हैं, इसे फेंक कर किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। ये सुनकर गोचान पूछता है, तूने तो कहा था तूने उसे जहर खिला दिया है। तो कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्लान और पावर का गेम शुरू होने वाला है। गार्ड कैम बोलता है, उसके लिए हमारे खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी हमने तीसरे यंग मास्टर को इसलिए चुना क्योंकि, पर उससे पहले ही कैम उसे काट देता है। वो नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है जो किसी की बात माने। अब ये बात खाली वार्निंग नहीं थी। जिस जोंग की बात हो रही है वो कोई मामूली कैदी नहीं था। बंदा मोक जंगवॉन को जान से मार चुका था और फिर उसकी जगह लेने की बात भी ठोक दी थी। गार्ड काम बोलता है, ऐसे आदमी को एक दिन भी ज्यादा रखना खतरे से खाली नहीं है। डेंजरस है वो। उसके साथ जुड़ने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। काम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता चला जाता है और गोचान बस खामोशी से खड़ा रह जाता है। लेकिन गोचान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगता है काम डरपोक हो रहा है। अरे एक ऐसा लड़का जिसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, उसमें डरने वाली क्या बात है? उधर जोंग भी अपने दिमाग में सब कुछ दोबारा रिवाइज कर रहा होता है। काम ने उसे असली वजह कभी बताई ही नहीं कि उन्हें एक डुप्लीकेट की जरूरत क्यों पड़ी। और वो ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर भी कोई ऐसी जगह नहीं लग रही थी जहां डबल की जरूरत हो। मतलब साफ था, कोई गड़बड़ थी। जोंग सोचता है शायद काम पहले ही किसी नए मास्टर की तलाश में लग चुका है। इन चंद दिनों में जोंग ने गार्ड काम के मन की चालें लगभग भांप ली थी। और तभी गोचन जो कमरे की चौकीदारी कर रहा था नींद में झूलने लगता है। जोंग उठता है, दरवाजा खोलता है और सीधे बोलता है, थोड़ी हवा खाने का मन है, साथ चले क्या? वैसे भी तुझसे एक सवाल पूछना है। गोचन अलर्ट हो जाता है, मरना नहीं है तो चुपचाप कमरे में वापस जा। जोंग हंसता है, तू ना बताएगा तो कौन जानेगा कि हम बाहर गए थे। अब ये खुली चुनौती थी और गोचन भड़क जाता है। जोंग को पकड़ के दीवार से टिका देता है। अपनी औकात भूल गया क्या? मुझसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जोंग बिल्कुल शांत और बोलता है, तू गार्ड काम से तो काफी कमजोर लग रहा है। और अगले ही सेकंड जोंग ने वही मूव रिपीट किया जो उसने गार्ड कैंप से सीखा था। एक जोरदार फेंक और गोचन जमीन पर। जोंग उसके एक्यू पॉइंट्स दबा देता है। गोचन हैरान, मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा? क्या इसने मेरी प्रेशर पॉइंट सील कर दी? उसे लगने लगता है कि जोंग मार्शल आर्ट्स जानता है। और तब जोंग एक बार फिर कुछ पॉइंट्स प्रेस करता है और अब गोचान पूरी तरह लॉक हो जाता है। अब तो गोचान की हालत पतली। सोचता है, इसने सिर्फ देखकर काम की मूव सीखी, ये तो राक्षस है। अब बचने का एक ही तरीका बचा, जहर की धमकी। गोचन चीखता है, तेरे खून से सब जगह से खून निकलने लगेगा, तड़प तड़प के मरेगा तू। लेकिन जोंग बस अपनी उंगली काटता है और अपना खून गोचन के मुंह में डाल देता है। गोचन डर के मारे लौटने लगता है, जहर थूकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जोंग बोलता है, बचपन से अपने ग्रैंडपा के साथ जंगल में जड़ी बूटियां चुनता आया हूं। हर तरह का जहर चखा है मैंने। अब तो मेरे खून में भी जहर घुला है, इसलिए मुझे न्यूट्रलाइजर की जरूरत नहीं होती। फिर वही काम एटीट्यूड। मैंने कहा था ना तुझसे एक सवाल है। मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में बता। और हाँ, याद रख,
मेरे खून का जहर सिर्फ मैं ही न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। तो अगर जिंदा रहना चाहता है तो तू मेरी हेल्प करेगा। अब गो चान की रूह कांप जाती है, सोचता है ये तो इंसान नहीं, ये तो कोई दैत्य है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉक्सफोर्ड मैनर के मेन हॉल में। पता चलता है मैनर का असली मालिक मॉक इंडन कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। सारे डॉक्टर्स हार मान चुके हैं, बीमारी का कारण तक नहीं समझ आ रहा। और यही वजह है मैनर में शुरू हो रही है सत्ता की जंग। चारों बेटे अपने अपने तरीके से वारिस बनने की साजिश में लगे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोक योंग हो, वायलेंट, औरतबाज, नालायक। दूसरा बेटा मोक यूनप्योंग, चालाक और मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। और मैनर की पहली बीवी लेडी स्योक चाहती है कि उसका ही बेटा वारिस बने। अब वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेडी स्योक गुस्से में डॉक्टर से पूछती है क्या हाल है मैनर मास्टर का। डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाता। दोबारा पूछती है मैंने पूछा क्या हाल है। डॉक्टर सिर झुकाता है, माफ कीजिए मैं इलाज नहीं ढूंढ पाया, ये बीमारी अजीब है। लेडी सियोक चुप हो जाती है, जैसा सोचा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, शामानिक आर्ट्स। बस कोई तांत्रिक ही इन राक्षसी बीमारियों से निपट सकता है। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है, शामनिज्म सिर्फ अंधविश्वास है। आप पर लेडी सियोक बीच में काट देती है, तो क्या मैं चुप बैठूं और अपने पति को मरता देखूं? डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता। लेडी सियोक बोलती है मैंने पहले ही एक शमन को बुला लिया है, अब तुम जा सकते हो। और फिर एक और ऑर्डर जारी होता है, अब कोई भी मैनर मास्टर के कमरे के पास नहीं जाएगा। अब उसका इलाज तांत्रिक ही करेगा। और ये सारी बातें गोचन जोंग को बताता था। तब जोंग बोलता है हम बाहर जा रहे हैं। तब गोचन हैरान होकर बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। तब जोंग बोलता है मैनर मास्टर से मिलने। और फिर जाते जाते गोचान जोंग को थर्ड यंग मास्टर मॉक ग्योंगवुन की पूरी प्लानिंग बताता है। तब पूरा गेम प्लान जोंग के सामने खुल जाता है। असल में जो मोक ग्योंगवुन है ना, वो चाहता था कि उसका हमशक्ल सामने आए, भाई लोग आपस में भिड़ जाएं, एक दूसरे को मार डालें, और आखिर में वो खुद आराम से उभर कर आए। साफ साफ बोले तो विन बाय डिफॉल्ट प्लान। मतलब चाहे जो भी मरे, दुनिया को लगेगा कि दोनों भाई एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे, और अब कोई भी वारिस नहीं बचा। तो ऐसे में मोक ग्योंगवुन बड़े ही आराम से मैनर का चार्ज ले लेगा। लेकिन भाई, जोंग की एंट्री इस पूरे प्लान की ऐसी वेरिएबल बनी कि पूरा खेल ही पलट गया। गोचान थोड़ा हैरान होकर पूछता है लेकिन यंग मास्टर, आप मैनर मास्टर से मिलने क्यों जा रहे हो? जोंग एकदम ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है जो मैनर मास्टर की जिंदगी और मौत है वो कहीं ना कहीं मेरी जान से जुड़ी हुई है, इसलिए मिलना जरूरी है। और ये बोलते हुए जोंग उस प्लान वाले पेपर को फाड़ देता है। टुकड़े हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे पुरानी चालें अब राख बनने वाली हों। गोचन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन अगर गार्ड काम को पता चल गया कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो जोंग उसकी बात काटता है एक ओमिनस स्माइल के साथ। तुम छुपाओगे ना उससे? थैंक्स गार्ड गोचान। सीन कट होता है, लेडी सियोक किसी का इंतजार कर रही होती है और दूर से कोई आता दिखाई देता है। तो क्या अब मैं मैनर मास्टर से मिल सकती हूँ? ये शख्स है शामन म्योशिन, लेडी सियोक द्वारा हायर किया गया। लेडी सेओक बोलती है मैंने सुना है कि शमन मेयो चमत्कारी है, इसलिए मैं एक बार तुम पर भरोसा करूंगा। शामन मेयो बोलता है मेन बिल्डिंग के 30 स्पेस के अंदर कोई नहीं होना चाहिए, वरना बुरी किस्मत लगेगी। लेडी सेओक बोलती है ऑलरेडी डन, सिर्फ एक गार्ड होगा एंट्री पर, बाकी सबको मैंने हटा दिया है। शामन बोलता है आपको भी बाहर जाना होगा मैडम। लेडी सेओक फौरन याद दिलाती है तुम भूले तो नहीं जो मैंने कहा था? शामन जवाब देता है बिल्कुल नहीं, मैनर मास्टर सील और सीक्रेट मैनुअल। ये सुनकर लेडी सियोक मुस्कुरा देती है, अगर वो चीजें मिली तो 300 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे तुरंत। जब तक मैं कुछ और ना कहूं आप सभी चले जाइए, लेडी सियोक सर्वेंट्स को आदेश देती है और खुद भी मेन हॉल से निकलती है। लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। चेहरे पर साफ नाराजगी झलकती है। पता चलता है कि ये लड़का है चौथा बेटा मोक यूचन, जो एक गेशा की औलाद है। लेडी सियोक मन में बड़बड़ाती है गेशा के साथ खेलना समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे नीच खून को मैनर का वारिस बनाना नेवर। और वो तेजी से बाहर निकल जाती है। उधर जोंग और गो चान जब लॉर्ड के रूम की ओर जा रहे होते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड पार करते हुए मोक यूचन पर उनकी नजर जाती है। हालांकि वो गेशा का बेटा है, मगर लड़का मेहनती है, मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड है और लॉर्ड का फेवरेट भी। लेकिन यही बात फर्स्ट लेडी को बर्दाश्त नहीं। जोंग को मोक यूचन का तरीका पसंद आता है और वो कैजुअली पूछता है अगर मैं मार्शल आर्ट सीखूं तो क्या मैं गार्ड काम को मार सकता हूँ? जियो चान चुप रहता है। जोंग सवाल दोहराता है। गोचन के मन में तूफान आ जाता है, क्या इसने पकड़ लिया कि हम इसे छोड़ने वाले हैं? ये बंदा तो सीधा गेम प्लानर है। गोचन समझाने लगता है मार्शल आर्ट्स की असली ताकत आती है इंटरनल स्ट्रेंथ से। मतलब नेचर की एनर्जी को सांसों के जरिए बॉडी में सर्कुलेट करना, और फिर बनता है एनर्जी। एनर्जी एक दिन में नहीं बनता। गार्ड कम जैसे बंदे के पास तो आधे साइकिल की छी होती है, तू इतनी जल्दी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। जोंग शांति से सुनता है और बोलता है मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गोचान ने सब कुछ नहीं बताया था। असल बात यह थी कि 7-8 की उम्र के बाद शरीर में इतनी इम्प्योर एनर्जी भर जाती है कि इंटरनल स्ट्रेंथ बन ही नहीं पाती। यानी जोंग लाइफ टाइम में गार्ड काम को हरा ही नहीं सकता। जोंग उसकी स्मग शक्ल देखकर मुस्कुराता है और चीख छूते हुए सॉफ्टली बोलता है तेरी आंखें तो बड़ी लालची हैं, निकालने का मन कर रहा है। लेकिन वो बात वहीं छोड़कर हंसते हुए पूछता है
अब से तुम मेरे आदमी बन जाओ तो कैसा रहेगा। डर के मारे गोचान हाँ कर देता है, क्योंकि ना जोंग गार्डकम को मार सकता है ना उसे साथ ला सकता है, तो फिलहाल कोई बेटर स्ट्रेटेजी नहीं बची। फिर जोंग पूछता है, मोक ग्योंगुन और फोर्थ यंग मास्टर के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? गुरचन बताता है, 2 साल पहले मोक ग्योंगुन ने यूचन की मां को वेश्या कहा था और बदले में बुरी तरह पीटा गया था। जोंग एक जोरदार ठहाका लगाता है, फोर्थ यंग मास्टर तो सॉलिड बंदा निकला, कम से कम मोक ग्योंगुन की हड्डियां तो नहीं तोड़ी। तो जैसे ही उसने ये बोला, वो बिना पीछे देखे सीधा लॉर्ड के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर उसी टाइम मैनर मास्टर के कमरे में शैमन व्यू पूरा कमरा लाल धागों और तांबे के सिक्कों से लपेट रहा था, और बेड पर लेटा हुआ लॉर्ड पूरी तरह से बेसुध पड़ा था। उसके दिल से काली काली लकीरें बाहर की ओर फैल रही थीं। ऊपर से देखने में तो जहर जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये ईवल एनर्जी की वजह से हो रहा था। गनीमत ये थी कि लॉर्ड ने सालों तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी, तभी तक जिंदा था, वरना हालत तो खत्म थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम से ईवल एनर्जी ने उसे जकड़ रखा था, तो भले ही शैमन म्यो के पास कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसके बचने का चांस सिर्फ 50-50 था। पर रुको, शैमन म्यो का असली मकसद लॉर्ड को बचाना था ही नहीं, वो तो बस लेडी का दिया हुआ टास्क पूरा करने आया था। लॉर्ड जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब देखो, एक हाथ में पेन उठाया और सीधा एक भूतिया ताबीज बना डाला, फिर जोर से चिल्लाया और वो ताबीज सीधा लॉर्ड की छाती पर चिपका दी। बस फिर क्या, ताबीज से एक जबरदस्त एनर्जी फट पड़ी और म्यो ने मंत्र फूंकना शुरू किया, मोहरें लगाई और लॉर्ड के शरीर से ईविल एनर्जी को उड़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे लॉर्ड की आंखें लाल पड़ने लगीं, एकदम खून जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एंटिटी ने उसे पूरी तरह से काबू में ले लिया हो, और इसी के चलते शैमन म्यो खुद भी हवा में उड़ गया। सीन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और जोंग एक स्माइल के साथ एंट्री मारता है, मैं अपना सम्मान प्रकट करने आया हूँ। सीन का पूरा माहौल जैसे रुक गया। शैमन म्यो गुस्से में चिल्लाता है, तुरंत बाहर निकलो वरना लॉर्ड की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जोंग तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा, आराम से लॉर्ड की हालत चेक करने में लगा रहता है। म्यो फिर से भीख मांगता है, प्लीज गेट आउट, अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो। लेकिन उससे पहले ही लॉर्ड के शरीर से ईविल एनर्जी का झोंका उठता है और वो स्ट्रेंज पावर पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लॉर्ड का शरीर मुड़ने लगता है और हवा में उड़ जाता है। अब शैमन म्यू डेस्परेशन में जोंग और गोचान को चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से पकड़ो उसे। जोंग और गोचान दोनों कंफ्यूजन में होते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। शैमन एक और ताबीज लॉर्ड के माथे पर चिपकाता है और मंत्र पढ़ते जाता है, लेकिन ईविल एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। छोटा ताबीज उस एनर्जी को रोक ही नहीं पा रहा था, और अब वो डरावनी ऊर्जा लॉर्ड के हाथ से होते हुए गोचान की ओर बढ़ने लगती है। अब यहाँ जोंग एकदम कोल्ड माइंड से काट देता है लॉर्ड का हाथ। पूरा रूम सुन्न पड़ जाता है। गोचान सोचता है, ये पागल है क्या, लॉर्ड का हाथ ही उड़ा दिया। शैमन म्यो जल्दी से हाथ ऊपर उठाकर उस कटी हुई बाह पर ताबीज चिपकाता है, तब जाकर थोड़ी हालत काबू में आती है। लेकिन अब म्यो के दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था, भाग लो। पर वो अभी पैकअप कर ही रहा था कि जोंग की तलवार उसकी गर्दन पर टिक चुकी थी। जोंग पहले से ही उसकी चालें भांप चुका था। गोचन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जोंग ने उसे रोक दिया। जोंग ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या यही कारण है कि लॉर्ड बिस्तर पर पड़े हैं? अब शैमन पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था और घबराहट में बड़बड़ाने लगता है, लॉर्ड किसी अजीब चीज के कब्जे में है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर टाइम बर्बाद किया तो वो मर भी सकता है। जोंग का चेहरा अभी भी इमोशनलेस है। शैमन डरते हुए पूछता है, क्या आप भी चाहते हैं कि लॉर्ड मर जाए? ये सुनकर जोंग की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे सब समझ में आ जाता है, क्या ये वही लेडी थी जिसने तुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था? अब शैमन के पास छुपाने को कुछ नहीं था, सब कुछ उगल देता है। घोलचंद तो ठंडा पसीना पोंछते हुए सोचता है, अगर सबसे बड़ा बेटा लॉर्ड की जगह लेता है तो सीन तो पूरा तबाह हो जाएगा। अपनी जान बचाने के चक्कर में गोचान जल्दी से जोंग से बोलता है, हमें लॉर्ड को बचाना होगा, अगर वो मरे तो लेडी पूरा इल्जाम तुम पर ही डाल देगी। शैमन भी बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे लॉर्ड को बचाया जा सकता है। लेकिन जोंग अब एकदम डीप सोच में चला गया था। फिर धीरे से एक स्माइल देता है और शैमन से बोलता है, लॉर्ड को बचाने की जरूरत नहीं, बस ऑफिशियल सील और सीक्रेट मैनुअल की लोकेशन बताओ। सबके होश उड़ जाते हैं, पर जोंग कोई एक्सप्लेन नहीं करता। अब मजबूरी में शैमन एक पपेट निकालता है और बोलता है, अगर इविल स्पिरिट ऐसे ही लॉर्ड को खाता रहा तो वो सच में मर जाएगा, ये पपेट लॉर्ड की जगह ले सकता है। फिर वो पपेट को लॉर्ड के कटे हुए हाथ से जोड़ता है, एक मुहर लगाता है और मंत्र पढ़ता है। इविल स्पिरिट जो लॉर्ड के कटे हुए हाथ से निकलता है, अब एक काली हथेली बनकर पपेट को जकड़ लेता है। लॉर्ड दर्द से चिल्ला उठता है। शैमन समझ गया कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर कंटिन्यू किया तो सील टूट जाएगी और थर्ड यंग मास्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो शातिर चाल चलता है, गोचन को बहाने से वहां से भेज देता है, ये बोलकर कि आउटसाइडर्स को यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर लॉर्ड से कुछ और शब्द बुलवाता है और लॉर्ड अपने मुंह से बताता है, सीक्रेट मैनुअल और सील कहाँ छुपे हैं, मेडिसिनल हॉल के नीचे वाले अंडरग्राउंड चेंबर में, पत्थर के दरवाजे के पीछे। इतना बोलते ही पपेट टूट जाता है, ईविल एनर्जी उसे खा जाती है।
शैमन चिल्लाकर जोंग से बोलता है, जल्दी से लाल धागा काटो, इवल स्पिरिट लॉर्ड के शरीर पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही धागा काटा गया, इवल स्पिरिट सीधा जमीन पर लहराते हुए जोंग की तरफ बढ़ता है। और उसी पल वो शमन एक सिनिस्टर स्माइल देता है, ऐसा जैसे सब कुछ उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। तभी एक गोस्टली हैंड जोंग के शरीर को घेर लेती है और वो शमन एक ताबीज उठाकर सीधे जोंग के माथे पर चिपका देता है। अब सीन सीधा ट्विस्ट करता है। शमन को लगता है उसने लेडी का मिशन पूरा कर लिया और अब ब्लेम भी जोंग पे डाल सकता है। लेकिन जिस चीज का उसे अंदाजा भी नहीं था, वो ये कि उसके इसी काम ने जोंग के अंदर छिपे प्योरेस्ट इविल थॉट्स को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। वो डिसीव्ड इविल स्पिरिट अब गुस्से में बेकाबू होकर जोंग के ऊपर टूट पड़ती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से काबू करने की कोशिश करती है। और तभी जोंग एक इल्यूजन में गिरता है। उसे दिखता है उसका जाना पहचाना वाटरिंग होल, एक शांत पहाड़ी इलाका जिसे वो सालों से जानता है क्योंकि वो अक्सर वहां आता है। उसे भूलना उसके लिए नामुमकिन था। वो हमेशा की तरह पानी भरने जाता है, लेकिन इस बार चलते वक्त उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कुछ भूल रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ती है जंगल में लगी आग पर और वो दहशत में आ जाता है क्योंकि वो आग उसके घर की दिशा में थी। वो पानी की बाल्टी वहीं गिरा देता है और पागलों की तरह भागता है और खुद से बड़बड़ाता है, ग्रैंडपा प्लीज नहीं। वो दौड़ता है जितनी तेज दौड़ सकता है और जब वो घर पहुंचता है तो चिल्लाता है, ग्रैंडपा। लेकिन जब उसकी नजर अपने ग्रैंडपा की हालत पे पड़ती है तो उसका दिल फट जाता है। वो वही सीन फिर से देखता है, अपने ग्रैंडपा की दर्दनाक मौत का, और उस ठंडी लाश को पकड़कर रोता है, जागो ग्रैंडपा। उसकी चीख में ऐसा दर्द होता है जो सीधा दिल को चीर दे। नहीं, ऐसा कौन कर सकता है। और अब वो टूट चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि उसे अब समझ आया उसका ग्रैंडपा उसकी जिंदगी में कितना जरूरी था। अब जब जोंग के मन में ये गहरा इमोशनल बॉन्ड उभरता है, तभी वो इविल स्पिरिट उसके लिए एक ऐसा संसार बना देता है जहां कोई पछतावा नहीं होता। और फिर जोंग को सामने अपना ग्रैंडपा फिर से खड़ा दिखता है। वो सब कुछ भूल जाता है और दौड़कर उनसे लिपट जाता है। अरे, ये बूढ़ा आदमी गिरने वाला है, तुम अचानक ऐसे क्यों हो रहे हो। ग्रैंडपा मुस्कुरा के बोलते हैं। जोंग के मन में चल रहा होता है, मैं अपने ग्रैंडपा को फिर कभी नहीं खोऊंगा। वही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं तो कब का मर चुका होता। अब जब इविल स्पिरिट को लग रहा होता है कि जोंग इस झूठी दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगा, तभी जोंग की आंखों में एकदम से बदलाव आता है। वो मुड़ता है और सीधा इविल स्पिरिट की गर्दन पकड़ लेता है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे ग्रैंडपा की मौत का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। इविल स्पिरिट हक्का बक्का रह जाता है, वो मेरे इल्यूजन को कैसे देख सकता है। जोंग घूरते हुए बोलता है, और ऐसा लगता है कि तूने कुछ गलत समझा है। तुझे लगा मेरी खुशी का मतलब अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखना है। नहीं हरामखोर, मुझे उस साले को चीरना था जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। और इससे पहले कि वो स्पिरिट कुछ सोच पाता, एक बोन चिलिंग कोल्ड उसकी रूह तक घुस जाती है। जोंग के अंदर से जो प्योर इविल की एनर्जी निकलती है, वो इतनी डरावनी होती है कि खुद वो इविल स्पिरिट भी कांप उठता है। क्या सचमुच किसी जीवित व्यक्ति में ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। और तभी जोंग के ग्रैंडपा की आवाज उसके मन में गूंजती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम जोंग क्यों रखा। तुम बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक नेक इंसान बनो, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि तुम सच्चाई की राह पर चलते रहो। पर जोंग के अंदर अब केवल किल इंटेंट था, इतना गहरा कि इवल स्पिरिट को अपनी जान की फिक्र हो जाती है। वो खुद अपनी बांह तोड़ता है और वहां से भागने लगता है। वो भागता ही चला जाता है जब तक कि वो जोंग के दिल के सबसे गहरे हिस्से में नहीं पहुंचता। एक खुला मैदान, और वहां सिर्फ एक दरवाजा, एक मैदान। ये उसकी चेतना की गहराई में स्थित प्लेस है और उसे वो सील्ड डोर दिखता है। वो नहीं जानता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन सोचता है, अब इस दरवाजे को खोलकर मैं जोंग की आत्मा को पूरी तरह निगल जाऊंगा। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले पूरा माहौल एक ब्लैक मिस्ट में घिरने लगता है और फिर वो काली धुंध खुद उस इविल स्पिरिट को टुकड़ों में तोड़ने लगती है। वो चीखता है, छटपटाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एक खौफनाक चीख के साथ वो एंडलेस अबिस में खींच लिया जाता है। और उसी पल जोंग की आंखें खुलती हैं और इविल एनर्जी पूरे कमरे में फट जाती है। शमन मियो पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे पर खौफ की सूरत बन जाती है। जोंग आराम से अपना ताबीज फाड़ता है और उसकी हथेलियों से काली धुंध निकलने लगती है। धीरे से जोंग बोलता है, डीमन मॉन्क। और वो काली धुंध एक इंसानी आकृति में बदल जाती है। शामन मियो की आंखों में दहशत भर जाती है। ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये तो एक हाई क्लास इविल स्पिरिट है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोंग के इशारे पर डीमन मॉन्क उस पर टूट पड़ता है। शामन मियो जैसे तैसे उसका वार रोकता है, लेकिन अब उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। जोंग वास्तव में एक बुरी आत्मा को आदेश देने में सक्षम है। अब जहां इंसानों के लिए इविल स्पिरिट एक डिजास्टर होती है, वहीं जोंग के लिए वो बस एक हथियार है। डीमन मंक का हाथ फिर से उसकी तरफ बढ़ता है और शामन में वो दूर जा गिरता है। डर के मारे वो पास की एक कीमती तलवार उठाता है, लेकिन एक हेलबॉर्न डीमन के सामने वो तलवार बस खिलौना लगती है। कई सारी काली टेंड्रिल्स उसके शरीर को पकड़ लेती हैं और शामन मियो लगातार चिल्लाता है, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन जॉन्ग की आंखों में अब कोई दया नहीं बची थी। वो बस ठंडी निगाहों से सब देखता है, बिल्कुल इमोशनलेस।
और रूथलेस। शामन मियो रोते हुए जोंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, अगर ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, जोंग बीच में ही बोल पड़ता है, नहीं, वजह वो नहीं है। पर अब जब तुमने ऑफिशियल सील और सीक्रेट मैनुअल के बारे में सुन लिया है तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। बस उसी पल से शामन मायो की आंखों में डर की एक ऐसी लहर दौड़ती है जो कभी खत्म नहीं होती। और तभी उसे आखिर में ये एहसास होता है कि शुरू से ही वो सिर्फ जोंग का शिकार था। कुछ देर बाद जोंग ने गो चान को बुलाया। जब वो कमरे में लौटकर आता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। शामन मायो की मौत की हालत इतनी भयानक थी कि गोचान कांप गया। तभी जोंग एकदम कूल अंदाज में बोलता है, सवाल बाद में पूछना, अभी के लिए क्या तुम लाश उठा सकते हो? फिर जोंग की प्लानिंग शुरू होती है। वो पूरे कमरे को इस तरह सेट कर देता है जैसे शामन मायो अचानक पागल हो गया हो और उसने लॉर्ड की बांह काट दी हो, फिर उसे मारने की कोशिश की हो। जोंग बोलता है, हमने सीन पे पहुंचकर उसे रोक दिया। गोचन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है, तो ये है तुम्हारा सच्चाई को छुपाने का प्लान? जोंग बिना झिझक के बोलता है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? और गोचैन को टेंशन हो जाती है कि ये चाल लेडी को चकमा नहीं दे पाएगी। वो बोलता है, यंग मास्टर, अगर छुपाने की कोशिश अधूरी रही तो शक और बढ़ेगा। जोंग पूछता है, इतना साफ दिख रहा है? गोचन बोलता है, मान भी लो शामन पागल हो गया था, फिर भी मैनर मिस्ट्रेस इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसने ही तो शामन को बुलाया था। तभी जोंग एकदम बिना कोई टाइम वेस्ट किए तलवार उठाता है और अपने ही पैर में घुसा देता है। ये देखकर गोचान की रूह कांप उठती है। जोंग खुद पर इतना बेरहम। जोंग की आंखों में देखता है और फिर वो पूछता है, अब कुछ बिलीवेबल लग रहा है? गोचन का डर और बढ़ जाता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली प्लेयर नहीं है। उससे पंगा लेना मतलब खुद का खात्मा। तभी अचानक एक शख्स एंट्री मारता है, जंग म्योंगिन मॉक सोर्ड मैनर के इनर हॉल से। वो और लॉर्ड मॉकिंदन कभी साथ लड़ने वाले भाई थे। उन दोनों ने 19 साल पहले लॉयल्टी की कसम खाई थी। बट अब मैनर के फ्यूचर के लिए उसने लेडी के कहने पर यह चाल चली थी। जंग सोचता है, थोड़ा बाहर गया था, क्या ही बिगड़ता। लेकिन वापस आकर जो सीन देखता है उससे गुस्से में फट पड़ता है, तुम लोगों ने लॉर्ड के साथ किया क्या है? गोचान जल्दी से सफाई देता है कि यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहीं जोंग थोड़ा डगमगाते हुए कमजोर बनने का नाटक करता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। जंग म्योंगिन गोचान को पकड़कर पूछताछ करता है। गोचान कुछ कहना चाहता है पर तभी जोंग की तरफ देखता है। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था, एक ऐसा सिनिस्टर सा स्माइल। बस वहीं गोचान सब समझ जाता है, जोंग एक्टिंग कर रहा है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, उसे सब कुछ वैसा ही बताना पड़ता है जैसा जोंग चाहता है। फिर हम देखते हैं जोंग मॉक्सफोर्ड मैनर के फार्मेसी में लेटा होता है। चारों तरफ जड़ी बूटियों की खुशबू फैली होती है, काफी जानी पहचानी सी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास सीक्रेट मैनुअल और ऑफिशियल सील दोनों होंगे। और हाँ, ये चीजें फार्मेसी के ठीक नीचे छुपी हुई थी। चूंकि दिन में जगह भरी रहती थी, जोंग ने डिसाइड किया कि रात में खोजबीन करेगा। तभी गोचान, जिसकी हाथ पर पट्टी बंधी होती है, कमरे में आता है और जोंग की बताई गई जगह से शामन मियो की लाश से दो किताबें निकालता है। एक थी मास्टर चूज समरी, ओरिजिनल बुक ऑफ द यिन यांग स्कूल, और दूसरी थी फर्स्ट टोम ऑफ एनोमली। लेडी ने तो ऑर्डर दे दिया था कि शामन मायो की सारी चीजें जला दी जाएं, पर गोचन ने ये दो किताबें चुपके से बचा ली थी। उसे समझ नहीं आता कि जोंग को इन किताबों की जरूरत क्यों है, लेकिन जोंग कुछ नहीं बताता, सिर्फ खिड़की की तरफ इशारा करता है, कुछ दिख रहा है बाहर? गोचन खिड़की से बहुत देर तक बाहर देखता रहता है पर कुछ भी नजर नहीं आता। पर जोंग को उसे दिखता है एक भटकती हुई परछाई, एक ऐसा भूतिया साया जो सिर्फ उसकी आंखों को दिखाई दे रहा था। जोंग बुदबुदाता है, इसीलिए तो पता लगाना है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जोंग को लगता है सब स्मूथली चल रहा है, लेकिन तभी फार्मेसी में एकदम से लेडी एंट्री मारती है। उसके आते ही गोचान और जोंग दोनों चौंक जाते हैं। गोचान फटाफट नमस्ते ठोक देता है और जोंग जो बेड पर बैठा होता है हल्का सा झुककर इशारा करता है कि उसके पैर में चोट है। गोचन मन ही मन सोचता है, वाह, इसने तो ग्रीटिंग भी उम्मीद से बेहतर दी। पर लेडी सियोक बोलती है, मैं तुम्हारी नमस्ते सुनने नहीं आई। जोंग कंफ्यूज हो जाता है और तभी लेडी एक दमदार पंच उसके पैर पे मार देती है। जोंग और गोचान दोनों शॉक में आ जाते हैं। जोंग के मुंह से दर्द में एक आवाज निकलती है, उफ। गोचान कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर तलवार टिक जाती है। लेडी की गार्ड सख्त लहजे में बोलती है, हिलना मत। लेडी सियोनक स्माइल के साथ, लेकिन ये स्माइल कोई आम स्माइल नहीं थी, ये थी एक ऐसी औरत की स्माइल जिसे सामने वाले की सारी चालें पहले से पता थी। वो झुककर जोंग की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तूने भले ही इनर हॉल मास्टर को बेवकूफ बना लिया हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकता। पावरफुल शेवन कभी अपनी ही स्पेल से चोट नहीं खाता। तो ये नाटक किसके लिए कर रहा है बे? और इतना बोलते ही एक जोरदार थप्पड़। जोंग का कमजोर सा शरीर उड़ता है जैसे कोई पत्ता हवा में उड़ रहा हो। लेडी सियोनक अपना हाथ झटकती है और अपनी बात पे अड़ी रहती है, तो बोल, कमरे में तूने आखिर सुना क्या था? थोड़ी देर खामोशी छा जाती है, लेकिन फिर अचानक जोंग हंस पड़ता है। वो भी कोई नॉर्मल हंसी नहीं, पागलपन भरी, सनक से भरी हंसी। लेडी सियोनक को लगने लगता है ये लड़का शायद दिमागी तौर पे गया। लेकिन अगले ही पल जोंग की आंखों में ठंडा सा सन्नाटा उतर आता है और बस एक लफ्ज, डिमोनिक मंक। डीमन सा कोई डरावना अंधेरा साया उसकी पीठ के पीछे से उभरता है और सीधा लेडी सियोनक की तरफ लपकता है।
लेडी को लगता है जैसे कुछ उसके पास से गुजर गया, लेकिन असल में उसके बगल में खड़ी मेड को डिमोनिक मॉन्क ने गले से पकड़ लिया था और हवा में उठा लिया। लड़की की आंखों में डर, पैरों में छटपटाहट, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। लेडी सियोनक की आंखों में अचानक शेमन मियो की मौत घूम जाती है। डर, खौफ और गिल्ट का कॉम्बो। तभी जोंग की आवाज फिर उसके पीछे से आती है, एकदम ठंडी पर इम्पैक्टफुल। सीक्रेट मैनुअल और सील, यही तो चाहिए तुझे? तो डर दिखाने के बजाय डील कर ले मुझसे। अब लेडी एकदम घबरा जाती है, कुछ बोलना चाहती है, बट जोंग उसे मौका ही नहीं देता। वैसे मैं उस लॉर्ड की कुर्सी नहीं चाहता, लेकिन अगर तू मुझे इस तरह धकेलती रही तो हो सकता है मैं सेकंड या फोर्थ ब्रदर को वो मैनुअल और सील वाली बात बता दूं। सोच ले, फोर्थ ब्रदर तो वैसे भी मार्शल आर्ट्स में तगड़ा है, एकदम सॉलिड पीस ऑफरिंग बन जाएगा मेरे लिए। ये सुनते ही लेडी सियोनक का चेहरा हरा पड़ जाता है। गुस्से से कांपती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। बस खून का घूंट पीकर वहां से निकल जाती है। सीन कट होता है। लेडी अपने रेसिडेंस में है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी फूटने को तैयार है। हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। हर बार वही लाइन दोहरा रही थी, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। गॉड उसे शांत कराने की कोशिश करता है। काम डाउन, क्या मैं तुझे शांत लग रही हूं? आज वो कमजोर लड़का उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी चीज छीन के चला गया। उसे शक होने लगता है, कहीं जोंग हमेशा से ऐसा तो नहीं था। सब बोलते थे वो स्मार्ट है, पर जब से उसकी मां मरी उसकी मां का परिवार भी कमजोर पड़ गया। शायद उसने खुद को बचाने के लिए ये सब बनाया। अब उसे पछतावा होने लगता है कि उसने उसे कभी हल्के में लिया। इतने में एक मेड बोलती है, क्या हमें थर्ड यंग मास्टर को रास्ते से हटा नहीं देना चाहिए? लेकिन लेडी मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उसे मार देती तो सीक्रेट मैनुअल और सील किसी और के हाथ भी लग सकते थे। पर वो अब और उसकी उंगलियों पर नहीं नाचना चाहती थी। इसलिए वो मेड को ऑर्डर देती है, फिनिक्स पेविलियन को बता दो, शामन मायो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जल्दी ही ये शैतान लड़का भी चैन से नहीं रहेगा। रात का वक्त, फार्मेसी में जोंग किताबें पढ़ रहा होता है। वो किताबें जो शामन मियो पीछे छोड़ गया था। उसमें लिखा था, अगर किसी इंसान की मौत से पहले रिजेंटमेंट अधूरा रह जाए तो वो वेंजफुल स्पिरिट या इविल स्पिरिट बन जाता है। और ऐसे इविल स्पिरिट्स के टाइप होते हैं। रेड स्पिरिट जगह से बंधा हुआ सिर्फ हल्की ठंड या झुरझुरी दे सकता है। ऑनरेंज स्पिरिट ये इंसानों के शरीर में घुस सकता है और फिजिकल तकलीफ दे सकता है। येलो स्पिरिट ये तो खतरनाक होते हैं, सीधे इविल एनर्जी से जान भी ले सकते हैं। उसी वक्त डिमोनिक मॉन्क प्रकट होता है। जोंग सोचता है, लगता है डिमोनिक मॉन्क एक येलो स्पिरिट है। इस्तेमाल तो हो सकता है, जैसे अंडरग्राउंड रास्ते ढूंढने या एनिमी स्काउट करने में। लेकिन असली हमला करना पड़े तो ये लेडी सियोनक या गार्ड काम को नहीं हिला सकता। तो इससे ऊपर वाला चाहिए, एक और भी पावरफुल स्पिरिट, ग्रीन स्पिरिट, जो दशकों से जिंदा रहा हो, इल्यूजन्स पैदा कर सके, दिमागी खेल खेले, यानी प्योर खतरा। तभी डिमोनिक मंक को अंडरग्राउंड बेसमेंट का रास्ता मिल जाता है और जोंग समझ जाता है समय आ गया है सीक्रेट मैनुअल और सील लेने का। एक लंबी चलती हुई सीढ़ी के बाद 4 स्टोन डोर्स उसके सामने होते हैं। उसका टारगेट होता है चौथा दरवाजा। जैसे ही वो खोलता है वो दंग रह जाता है, अभी और आगे जाना पड़ेगा। जैसे ही कदम रखता है ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरता है, लेकिन जोंग समय पर बच जाता है। ट्रैप्स भी हैं। तभी तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। जोंग जैसे निंजा की तरह डॉज करता है, एक तीर सीधा उसकी छाती में लगने ही वाला था, लेकिन लैंप पर लगता है। ट्रैप्स रुकते नहीं। अब एक भारी पिलर गिरता है और जोंग हवा में छलांग मार के बच जाता है। हर एक ट्रैप उसे यह एहसास दिलाता है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, मैनुअल और सील से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई ट्रैप्स पार करने के बाद वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाता है और दरवाजा खुलता है एक बेहद सिमेट्रिकल रूम में। हर चीज इतनी परफेक्टली सेट थी कि एक नजर में लग रहा था यहाँ कोई रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करता है। लेकिन जोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सीधा गया, टेबल पर रखा एक वुडन बॉक्स खोला और अंदर से मिलती है मॉक स्वॉर्ड मैनर की तलवारबाजी और मेंटल ट्रेनिंग की टेक्निक्स। गोचन ने पहले ही बताया था कि ये सीक्रेट मैनुअल 2 हिस्सों में डिवाइड है, स्वॉर्ड टेक्निक्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स। जोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो उठा ली, लेकिन उसका मन बोलता है रुक, कुछ और भी तो हो सकता है यहाँ। और तभी उसकी नजर जाती है एक अजीब से बॉक्स पर। वो बॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर वहां खींच कर रखा गया हो। और जैसे ही उसने उसे सरकाया, नीचे फर्श की एक पट्टी दिखी जिस पर पीले तावीज से सील लगी थी। बिना सोचे उसने वो तावीज फाड़ डाली और फिर एक खौफनाक हवा अंदर फैल गई। पास की लालटेन खुद ब खुद बुझ गई, बिना किसी हवा के। उस बॉक्स के अंदर था एक किताब, इंसानी चमड़ी से बनी हुई। हाँ, रुद्राक्ष की माला में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी डरावनी एनर्जी सीधा जोंग के रोंगटे खड़े कर देती है। लगता है कोई खजाना मिल गया। जोंग की आंखों में चमक आ जाती है। उधर मॉक्सफोर्ड मैनर में माहौल बिल्कुल अलग था। ढोल नगाड़े और म्यूजिक के साथ धूमधाम। बीच में खड़ा था सेकंड यंग मास्टर मॉक यूनप्योंग, जो खुशी से झूम रहा था क्योंकि आज वो लॉर्ड ऑफ द विला बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया था। और ये सब मुमकिन हुआ गार्ड काम की मदद से। गार्ड काम जो लंबे समय से गायब था अब वापस आया था और सेकंड यंग मास्टर ने उसे खुश करने के लिए एक ग्रैंड दावत रख दी थी।
गार्ड काम चेहरे पे तो झूठा हंसता रहा, लेकिन दिल ही दिल में जानता था कि सेकंड यंग मास्टर क्या चाहता है। थोड़ी नाटकबाजी के बाद कैम ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही दावत खत्म हुई, मोक यूनप्योंग फिर पूछता है, क्या ये सच है कि मोक ग्योंगवुन ने अपनी मार्शल आर्ट खो दी है? काम सोचता है, असली मोक ग्योंगवुन मर चुका है और जो अब है वो मार्शल आर्ट्स को जानता ही नहीं। टेक्निकली झूठ नहीं था, लेकिन अगर लोग ये जान जाते कि कैम अपने मास्टर को बचा नहीं सका तो उसका अंत बहुत बुरा होता। इसलिए उसने सोचा, इस नकली मोक ग्योंगवुन की जान देकर सेकंड यंग मास्टर की वफादारी जीत लेता हूँ। लेकिन सेकंड यंग मास्टर कोई बच्चा नहीं था। भले ही वो लड़का पहले से ही बेकार था, लेकिन अब अगर मार्शल आर्ट्स भी चला गया तो खतरा कम है। फिर भी शक तो था ही। वैसे आखिर उसने अपनी मार्शल आर्ट कैसे खो दी? अब गार्ड काम फंस गया। उसके पसीने छूट गए और वो सोच ही रहा था कि क्या बोले। तभी यंग मास्टर खुद ही बोल पड़ा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हारी लापरवाही भी थी तो भी मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हाँ, लेकिन दोनों ही पुराने चालाक लोमड़ी थे। इतनी आसानी से कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं करता। गार्ड कैंप फिर झुककर बोला, माफ कीजिए, अभी कुछ बताना मुमकिन नहीं, लेकिन यकीन रखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यंग मास्टर ने ऊपर से तो कहा कि वो भरोसा करता है, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगा, गार्ड कैम उस जगह से आया है। हाँ, उसी बदनाम जगह से। और जैसे ही वो उस जगह का नाम सोचता है, गार्ड कैम की बॉडी एकदम झटके में आ जाती है। अब गार्ड काम समझ गया था कि यंग मास्टर बच्चा नहीं है। उसने सारी इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी। सीन और भी टेढ़ा हो गया था। क्या ये भी अनस्पीकेबल सीक्रेट्स है? गार्ड काम डर के मारे तुरंत इनकार करता है और यंग मास्टर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है। बस इतना कहा, अभी के लिए निकलो यहां से। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। यंग मास्टर ने जाते ही अपने बंदों को हुक्म दिया, गार्ड काम की इंटेंशन और मॉक ग्योंगवुन की असली हालत पता लगाओ। बंदे बोले, बस यही कंफर्म करना है कि उसका मार्शल आर्ट्स गया है या नहीं। यंग मास्टर ने एक ठंडी सी स्माइल दी, नहीं दैट्स नो फन पे उसके टखने वकने तोड़ देना साथ में। बंदा तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन कट होता है फार्मेसी के बेसमेंट में। जोंग उस इंसानी चमड़ी की किताब को काफी देर से हाथ में पकड़े खड़ा था। उसके उंगलियों के नीचे उस किताब से निकलती धड़कन सी महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई पावरफुल एनर्जी उबाल मार रही हो। जोंग समझ गया था यह साधारण किताब नहीं है। वो उस पर लिपटी रुद्राक्ष की माला खोलने ही वाला था कि काली धुआं उठती है और सामने आता है डिमोनिक मंक। जोंग पूछने ही वाला था कि अब क्या हुआ, तभी डिमोनिक मंक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा पसीने से भर जाता है और उसके शरीर में कांप शुरू हो जाता है। सिर्फ एक नजर उस किताब पर डालते ही डिमोनिक मंक तक डर गया था। जोंग के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। अगर डिमोनिक मंक तक इस किताब से डर गया तो यार, सच में कोई बड़ा हाथ लगा है। लेकिन वो जल्दी खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि डिमोनिक मंक और गोएश चैन को तो गार्डिंग के लिए रखा था, और अब डिमोनिक मंक वापस आ गया है। इसका मतलब कोई खतरा आ रहा है। और जोंग अब बेसब्री से इंतजार करने लगा। चलो देखते हैं कौन है जो मुसीबत बनकर आ रहा है। उधर फार्मेसी के बाहर सेकंड यंग मास्टर का भेजा हुआ अस्सासिन पेड़ों में छिपा बैठा था, और उसने देखा गोह चांद, जो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा होना चाहिए था, वो बाहर पहरा दे रहा था। वो असैसिन एकदम शातिर अंदाज में सोच रहा होता है, थर्ड यंग मास्टर जरूर कुछ छुपा रहा है। और फिर इसी शक के चलते वो दबे पांव कमरे में घुस जाता है। उस वक्त जोंग लेटा होता है जैसे सो रहा हो। और जैसे ही असैसिन चेक करने ही वाला होता है कि क्या सच में थर्ड यंग मास्टर ने अपनी मार्शल आर्ट्स खो दी है, उसकी नजर अचानक टेबल पर बिछी मोक सोर्ड मैनर की सीक्रेट मैनुअल्स पर पड़ती है। भाई साहब, मैनुअल्स असली थे। ये कंफर्म होते ही उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है और दिमाग में सीधा एक प्लान ब्लास्ट होता है, अगर मैं ये मैनुअल्स सेकंड यंग मास्टर तक पहुंचा दूं तो लॉर्डशिप तो मेरी जेब में होगी। लेकिन तभी तो पीछे से जोंग का साया आता है एकदम शांति से, और बिना किसी चेतावनी के वो असैसिन का सिर पकड़ता है और 3 बार धड़ 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 टेबल पर दे मारता है। आंखें बर्फ जैसी ठंडी और आवाज में ठहराव, क्या लेने आए हो मेरे बेडरूम में, स्लीप ओवर करने? असैसिन तो दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक बच्चा उसको यूं चकमा दे देगा। लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही जोंग की मूवमेंट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और असैसिन होश खो बैठता है। नेक्स्ट मोमेंट जब वो होश में आता है तो खुद को छत से उल्टा लटका पाता है। जोंग सामने खड़ा होता है एक ठंडी स्माइल के साथ, अब बात करें ठीक से। और तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पहले का, जब उस अससियन की आवाज सुनकर गोचान दौड़ते हुए दरवाजा खोलता है और जमीन पर पड़े उस बंदे को देखता है। ये तो चो इलसंग है, सेकंड यंग मास्टर का खास आदमी। गोचान हैरान होता है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है मास्क पहन के? उसे समझ आ जाता है कि बंदे के इरादे सही नहीं थे। सेकंड यंग मास्टर टैलेंट को तो वैल्यू करता है, लेकिन जोंग सुनता किसकी है? जोंग उसकी एक ना सुनते हुए इल्सांग को उठाकर कंधे पे फेंक लेता है और चल देता है। गोचान पीछे से चिल्लाता है, अबे यार मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, पर मारेगा नहीं ना उसको? पागल है पर बेवकूफ नहीं है। फिर जब चोइल संग दोबारा होश में आता है, वो फिर से उल्टा लटका होता है और सामने जोंग होता है, उसकी आंखें खंजर जैसी तेज। पर बंदा अब भी घमंड में बोल पड़ता है,
मैं सेकंड यंग मास्टर से हूँ, अगर उसने देखा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो वो तुम्हें मिटा देगा। फिर और भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीक्रेट मैनुअल मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं, जान भी बचा लूं। जोंग बस हल्के से मुस्कुराता है और जेब से एक डैगर निकालता है। पढ़ीदा फिक्र करता है, तेरा मालिक तुझसे, हालत देखो अपनी और बातें सुनो। और तभी जोंग पीछे हटता है। इल्सांग को लगता है कि शायद जोंग ने हार मान ली है, लेकिन जोंग के चेहरे पे एक खतरनाक स्माइल होती है। ये उंगलियां किसकी है? इल्संग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने उसकी अपनी उंगलियां पड़ी होती हैं, पर उसे दर्द तक महसूस नहीं होता। जोंग बताता है, तुझ पर पैरालिसिस पॉइजन लग चुका है, अब 2 घंटे तक कुछ फील नहीं होगा। और अब जोंग बोलता है, ठीक है, अब मैं एक एक सवाल पूछूंगा और हर सेकंड जवाब ना मिला तो एक उंगली कम। तो बता, तेरा मालिक तुझे क्यों भेजा था? इल्संग हक्का बक्का रह जाता है। जवाब देने से पहले ही जोंग उसकी उंगलियां काटना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथों में उंगलियां ही नहीं बचती। जब जोंग आखिरी अंगूठे तक पहुंचता है, तब जाकर डर के मारे इल्संग टूट जाता है। मुझे भेजा गया था ये देखने के लिए कि क्या तुमने सच में अपनी मार्शल आर्ट्स खो दी है। जोंग थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर पूछता है, क्या ये सब गार्ड कैम ने बताया था? इल्संग हामी भरता है। अब चो इल्संग समझ जाता है कि वो खुद किसी जाल में फंस चुका है। बट सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जोंग की आंखों में कातिल नीयत साफ दिखती है। बचने के लिए वो चिल्लाता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं अब तुम्हारा ही आदमी बन जाता हूँ, कुछ भी करूंगा। और तभी जोंग का चेहरा एकदम बदल जाता है। सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा, मुझे भी तुमसे एक काम है, हेल्प करोगे ना? इल्संग फौरन बोलता है, हाँ हाँ, जो भी कहो करूंगा। और अगले ही पल एक डैगर उसकी गर्दन चीर देता है। जोंग ठंडी आवाज में बोलता है, तू खुद ही बोला था ना कि जान देने को भी तैयार है। और खून बहता है बहता है। जोंग नीचे झुकता है और बोलता है, तो चल तेरा खून थोड़ा उधार ले लूं। ये सब जोंग कर रहा होता है एक खास मकसद के लिए, मोक सोर्ड मैनर के उस सील किए गए मैजिक बुक से प्रेयर बीड्स हटाने के लिए। जॉन को यिन यांग फैमिली की एक पुरानी किताब से पता चला था कि एक निर्दोष की बलि का खून किसी सील को तोड़ सकता है। और जैसे ही वो खून बुक पे गिरता है, प्रेयर बीड्स टूटने लगते हैं एक एक करके। अब जोंग सोच में पड़ जाता है, आखिर इस किताब में ऐसा क्या बंद है? तभी खून बुरी तरह से उबलने लगता है और उसके चारों ओर फैल जाता है। बुक के ऊपर खून की भाप से बना एक कोकून बनता है, और जब वो चीज उसमें से बाहर आती है, पूरी जगह एक खून के समुंदर में डूब जाती है, समुंदर जैसे खून के दरिया में। और वहीं से बाहर निकलती है एक स्लिम जेड जैसी चमकदार टांग। और फिर धीरे धीरे सामने आती है एक लाल कपड़ों में लिपटी खतरनाक खूबसूरत औरत। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि एक ग्रीन स्पिरिट भी उसके सामने चूहा लगे। यिन यांग फैमिली की एक पुरानी किताब में एक 5वां लेवल बताया गया है, ब्लू स्पिरिट। और फिलहाल जो सामने था वही था एक ब्लू स्पिरिट। अब जोंग ये सोचकर उलझ जाता है कि ये उसकी किस्मत का खेल है या मौत का न्योता। तभी वो औरत अपनी बर्फ सी ठंडी आवाज में बोलती है, घुटनों के बल बैठ। और अगले ही पल एक रहस्यमयी प्रेशर से जोंग की बॉडी खुद ब खुद जमीन से चिपक जाती है। हिल भी नहीं पा रहा था वो। मूर्ख इंसान, अपनी आत्मा मुझे सौंप दे। ये औरत कोई नई भूतिया आत्मा नहीं थी, एक शताब्दी से मरी हुई राक्षसी ब्लू स्पिरिट थी, जिसे काबू करने के लिए कम से कम 10 टाओइस्ट मास्टर लगते हैं। जोंग धीरे धीरे उठता है, और अब उसको पहली बार समझ आता है कि वो किताब जो बोलती थी वो मजाक नहीं था। वो हल्की सी हंसी में बोलता है, लगता है किताब ने झूठ नहीं लिखा था, तू वाकई में बहुत खतरनाक है। ये देखकर लाल कपड़ों वाली औरत थोड़ी सी चौंकती है। उसे लगता था जोंग डर से कांपता रहेगा, लेकिन नहीं, ये बंदा तो आंख में आंख डालकर खड़ा है। फिर जोंग एक कदम और बढ़ाता है, बस एक गोस्ट स्पिरिट बिना शरीर के, तुम वास्तव में कुछ नहीं कर सकती। अब तो औरत मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान किसी पागल दरिंदे जैसी थी। अगर मेरे जिस्म को चाहिए तो खुद आकर छीन ले। और बोलते ही वो अपना हाथ हल्का सा उठाती है, और जमीन से खून उबलने लगता है। खून के धार से ब्लेड्स बनते हैं जो सीधे जोंग के पेट को चीर कर पार कर देते हैं। जोंग जमीन पे गिरता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक और खून की भाला सीधी उड़ती है और उसके चेहरे का आधा हिस्सा ही उड़ा देती है। लाल कपड़ों वाली हंसती है, अब समझ आया, तेरी कोई औकात नहीं है। जोंग खून थूकता है, दर्द से पूरा शरीर कांप रहा है, फिर भी उसकी आंखों में हार का नाम नहीं। औरत थोड़ा हैरान होती है, इतना कमजोर इंसान फिर भी आत्मा देने से इनकार क्यों? लेकिन जोंग, वो किसी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। और तभी वो औरत फिर हाथ हिलाती है, जोंग को पकड़ के हवा में उछालकर छत की बीम से फेंक मारती है। सुन इंसान, एक डील देती हूं तुझे, अपनी आत्मा दे दे, बदले में एक विश मांग ले। अब जोंग का दिमाग चलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जिसके पास सारी ताकत है वो सौदा क्यों कर रही है। औरत समझाती है, अगर तू लड़ता रहा तेरी आत्मा बर्बाद हो जाएगी, और तब वो मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। जोंग पूछता है, और अगर मैंने मना कर दिया? तो फिर तुझे इतनी बेरहमी से मारूंगी कि कोई दूसरा स्पिरिट भी डर जाए, और फिर किसी और आत्मा की तलाश करूंगी। जोंग हल्का सा हंसता है और बोलता है, ठीक है, मेरी एक विश है। औरत के चेहरे पर तुरंत एक्साइटमेंट आ जाती है। किसी ने धोखा दिया, कोई अपनों को मार गया, बता नाम, मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन जोंग तिरछी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरी विश है कि तू चुप हो जा और शांति से मेरी फैमिली बन जा।
इतना सुनते ही औरत का गुस्सा सातवें आसमान पर। तुझे अब हड्डी हड्डी तोड़कर दिखाऊंगी इंसान के शरीर का असली दर्द क्या होता है। फिर क्या, उसका हाथ हवा में हिला और खून से बनी सैकड़ों स्पाइक्स जोंग के शरीर को छलनी कर देती हैं। जोंग की आत्मा गिरती चली जाती है एक अनंत खून की झील में, गहराई तक। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं और झील का वहम एक झटके में चकनाचूर। पूरा बैरियर फटता है और उसका शॉकवेव इतना खतरनाक होता है कि लाल कपड़ों वाली औरत दूर जा गिरती है। जोंग बिना खरोंच के बाहर निकल आता है। औरत हैरान, ये कैसे मुमकिन है। वो फिर से एक ट्रिक ट्राई करती है। खून से बनी एक तितली बनाकर जोंग की तरफ भेजती है जो उसकी स्किन काट देती है। लेकिन जोंग एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाता, बस वहीं खड़ा है, शांत, अडिग। अब औरत के चेहरे पर डर भी दिखने लगता है। ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, ये तो मेरी इल्यूजन मैजिक को भी ऐसे तोड़ता है जैसे कुछ था ही नहीं। तभी जोंग एक जोरदार हंसी छोड़ता है। औरत अपने दांत पीसती है गुस्से में। भले तूने वहम तोड़ दिया, लेकिन हालात अभी भी तेरे खिलाफ हैं। जोंग आंखों में ठंडक के साथ जवाब देता है, बस एक पुराना मजेदार किस्सा याद आ गया। और औरत थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसकी नजर उस मानव चमड़ी से बनी किताब पे पड़ती है जो उसे सील किए हुए थी। और अब उसे समझ आता है जोंग ने उसकी कमजोरी पकड़ ली है। जितनी एंशियंट कोई स्पिरिट होती है उतनी ही उसे किसी मीडियम की जरूरत होती है रहने के लिए। और यही बुक उस औरत का मीडियम थी। और तभी जोंग एकदम से मुंह फाड़ के उस बुक के कवर को नोच नोच के फाड़ने लगता है। उसी पल वो लाल ड्रेस वाली औरत के शरीर पे ब्लड की लाइंस उभरने लगती हैं। वो एकदम शॉक में खड़ी हो जाती है। उसकी पावर हर दिशा में फैलने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोंग ने सच में बुक का कवर फाड़ दिया है। भाई वो बुक ऐसी थी जिसमें डेमोनिक एनर्जी भरी हुई थी, इतना खतरनाक लेवल का कि कोई टॉप शेमन भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, बस सील कर सकते थे। और अब ये लौंडा उसे डैमेज कर गया था। लाल ड्रेस वाली औरत अब पूरी तरह से पगला गई थी। सीधा झपटती है जोंग की गर्दन की तरफ और पकड़ लेती है उसे, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, इस लड़के की जान खत्म करनी है अभी के अभी। लेकिन जोंग, भाई बंदा तब भी बुक के कवर को चबाता ही जा रहा था और उस औरत से एकदम कैजुअली पूछता है, तूने ये ह्यूमन स्किन वाली बुक खुद क्यों नहीं रख ली। असल में जोंग सब समझ चुका था। ये औरत उस डरावनी बुक को छू भी नहीं सकती थी। औरत अब गुस्से में दांत पीसती है और चिल्लाती है, बुक थूक दे अभी के अभी। इधर जोंग के अंदर की ब्लड एनर्जी एकदम से सर्ज करने लगती है। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो फिर से किसी जहर की तरफ फटने ही वाला है। लेकिन उस वक्त जो दर्द जोंग को हो रहा था वो सिर्फ फिजिकल पेन नहीं था, उस गोस्ट स्पिरिट के दिल की गहराइयों से उठती हुई ज्वाला थी। एक जलता हुआ बदला। लाल ड्रेस वाली औरत उसे पागल कहकर कोसती है और उसके गले को इतनी जोर से दबाती है कि जोंग के मुंह से ताजा खून निकल आता है। और तभी उन दोनों की नजरों का कनेक्शन होता है और जॉन के दिमाग में एक बात सी आ जाती है। उस औरत की सारी यादें एकदम से उसके अंदर घुस जाती हैं। पल भर में जॉन खुद को एक अजनबी दुनिया में पाता है। चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, खून की नदियां बह रही हैं। वहीं पर जॉन को वो औरत मिलती है, लाल ड्रेस वाली, बुरी तरह से घायल, फिर भी जंग लड़ रही है। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने हाथ और तलवार को बांधती है और उस तलवार की नोक सीधा उस आदमी की तरफ होती है जो एक थ्रोन पर बैठा है। जोंग भले कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन उसे साफ महसूस होता है वो औरत किस कदर नफरत और दर्द में डूबी हुई है। वो आदमी जो थ्रोन पे बैठा था घमंड से नीचे देखता है और वो नजरें उस औरत का खून और उबाल और बढ़ा देती है। वो औरत पूरी ताकत लगाकर उस आदमी पर झपटती है, लेकिन एक ही झटके में उस आदमी की हथेली उसकी छाती के आर पार हो जाती है, उसका दिल तक निकाल लेता है। वो औरत सीढ़ियों के नीचे गिरती है। उसके गिरते ही कई लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और अपनी अपनी तलवारें उसके शरीर में घुसा देते हैं। जोंग ये सब लाइव विटनेस कर रहा होता है। वो औरत एक पूरा शरीर भी पीछे नहीं छोड़ पाई और आखिरकार उसी की खाल से ये खतरनाक ह्यूमन स्किन मैजिक बुक बनाई गई। और फिर जोंग की आंखें फट से खुल जाती हैं और वो देखता है उसके सीने से एक लाल धागा जुड़ा है जो सीधा उस लाल ड्रेस वाली औरत से जुड़ रहा है। अचानक वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है, ऐसे जैसे उसके अंदर की बरसों की पीड़ा एक ही पल में बाहर फूट पड़ी हो। अब वो औरत जोंग की फेमिलियर बन चुकी थी। जोंग थोड़ी राहत की सांस लेता है और सोचता है, वाह भाई, एक ब्लू गोस्ट मिल गई, ये तो सपना लग रहा है। तभी वो औरत जोर से चिल्लाती है और जोंग की गर्दन पर थप्पड़ मारती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी के अभी तोड़ो। लेकिन अगले ही पल उसके अपने ही गले पर एक गहरा हाथ का निशान बन जाता है और उसे खुद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब उसके चेहरे पर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और लाचारी तीनों दिख रहे थे। आखिरकार वो चुपचाप जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है, मुंह फुलाकर। ये सब जोंग देख रहा होता है और तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है, ओह, मतलब फेमिलियर और मास्टर के बीच पेन भी शेयर होता है। उसे उसी वक्त डिमोनिक मंक की याद आती है जो इतने समय से ये सब सह रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। और हम देखते हैं बाहर डिमोनिक मंक चुपचाप खड़ा है, उसके चेहरे पर वही पुराना दर्द, लेकिन बिना किसी शिकायत के, क्योंकि जब तक जोंग कुछ कहे नहीं वो कुछ कर भी नहीं सकता। उधर लाल ड्रेस वाली औरत अब थोड़ा शांत हो जाती है और माहौल थोड़ी देर ऑकवर्ड सा हो जाता है। जोंग फिर खुद से बात शुरू करता है, अब जब हमें साथ ही रहना है तो नाम वाम तो जान ही लेते हैं ना।
मेरा नाम मोक ग्योंगवून है। लेकिन वो औरत अब भी ठंडी बनी रहती है। तब जोंग बोलता है, ठीक है फिर, अब से मैं तुम्हें रेड डंग बीटल बुलाऊंगा। अब तो औरत आगा बूला हो जाती है, क्या पागल हो गए हो, मुझे ऐसे चिढ़ा रहे हो। जोंग हंसता है और सोचता है, अरे वाह, ट्रिक काम कर गया। वो औरत कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अब भी अपने नाम को लेकर ईगो में रहती है और बोलती है, तुम जैसे चींटियों को मेरे नाम की भी औकात नहीं है। जोंग उसकी जिद देख के हंस देता है और कैजुअली बोलता है, ठीक है, तो अब से तेरा नाम ब्लू स्पिरिट। और सामने खड़ी होती है वो मिस्टीरियस और एरोगेंट लाल ड्रेस वाली औरत, जो बस हु करती है और अपनी गर्दन घुमाकर जोंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जोंग बस हल्का सा सांस छोड़ता है और मन ही मन सोचता है, हद है यार, इस औरत में तो ईगो कूट कूट के भरा है। अब इसे जबरदस्ती तो हरा नहीं सकता, लगता है धीरे धीरे मनाना पड़ेगा, प्यार से पटाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जोंग का ध्यान फिर से जाता है उस खौफनाक ह्यूमन स्किन मैजिक बुक की तरफ। वो पूछता है, ब्लू स्पिरिट, इसमें क्या लिखा है, कुछ आइडिया है? लेकिन भाई, लाल ड्रेस वाली मैडम अभी भी एटीट्यूड में थी, हाथ से इशारा करती है कि बिजी हूं, डिस्टर्ब मत कर। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो जोंग खुद ही उस किताब को पढ़ने लगता है। हाँ, किताब की राइटिंग थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसमें जो लिखा था वो सच में इंटरेस्टिंग था। जोंग धीरे धीरे उसमें इतना खो जाता है कि उसकी सीरियसनेस देखकर उस एरोगेंट महिला की भी आंखें थम जाती हैं। उसे तो लगा था जोंग बस टाइम पास कर रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड जोंग एकदम सटीक तरीके से उस किताब की इनकैंटेशन बोल देता है। और फिर जो हुआ थे वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अजीब सी ताकत जोंग के शरीर में घुस जाती है और उसका हाथ उस मानव चमड़ी वाली किताब के पन्नों से चिपक जाता है। लाल ड्रेस वाली औरत तो पूरी तरह से शॉक्ड, तूने ये किया कैसे? जोंग खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब अचानक एक खतरनाक डार्क एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने लगती है, जैसे कोई अंदर से उसे खा रही हो। सिचुएशन टाइट हो रही थी, तभी वो औरत अर्जेंसी में चीखती है, बेवकूफ, सांस रोक ले, दिमाग खाली कर दे, कुछ मत सोच। जोंग तुरंत वैसे ही करता है और धीरे धीरे वो काली एनर्जी स्टेबल होने लगती है। एक भारी सी आवाज के साथ वो किताब उसके हाथ से गिरती है। अब उस औरत की आंखों में कुछ बदला बदला सा था। वो अंदर से हिल चुकी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बिना मार्शल आर्ट्स पावर वाला कोई बंदा उस रिचुअल ऑफ अटैचमेंट को इतना आसानी से हैंडल कर सकता है। उसे अपनी जिंदगी में ऐसा मिरेकल कभी नहीं दिखा था, और अब मौत के बाद दिखा। वो हल्की सी मुस्कुराई, शायद पहली बार। दूसरी तरफ जोंग जमीन पर गिर पड़ा था कि उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा था। अभी अभी हुआ क्या था? औरत धीरे से समझाती है, तू उस रिचुअल को सही से कंट्रोल नहीं कर पाया और सांस में दिक्कत आ गई थी उसी वक्त। जोंग मौके का फायदा उठाते हुए टीजिंग टोन में बोलता है, तो अब तुम सीरियसली मुझसे बात करने लगी हो? औरत तुरंत बोलती है, मैं बस इसलिए बोली ताकि तू गड़बड़ न कर दे और मुझे भी न ले डूबे। जोंग फिर पूछता है, अच्छा, लेकिन ये रिचुअल ऑफ अटैचमेंट है क्या असल में? वो जवाब देती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो शरीर की अंदरूनी एनर्जी से एक खिंचाव पैदा करती है। जोंग और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो फिर मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है और वेन्स टाइट क्यों लग रही हैं? वो कामली बताती है, क्योंकि तू एनर्जी को कहीं खींच नहीं रहा था, उल्टा तेरा सिस्टम खुद में उलझ गया और सांस की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। अब वो जोंग को इंस्ट्रक्ट करती है कि अब ये टेक्निक चो इलसंग की बॉडी पे ट्राई कर। जोंग उसके कहे अनुसार चो इलसंग के शरीर को सही से पोजीशन करता है और फिर वही मंत्र दोहराता है। और इस बार भाई मैजिक होता है। उसकी हथेली में फिर से एक जबरदस्त सक्शन फोर्स उठती है, बट इस बार जोंग के वेन्स में एक गर्म सांस जैसी एनर्जी बहने लगती है और वो सीधा उसकी एनर्जी कोर में कलेक्ट होने लगती है। लाल जोड़े वाली औरत अब मुस्कुराती है और बोलती है, लगता है अब तू असली तरीका समझ गया है। यही है रिचुअल ऑफ अटैचमेंट, जो किसी भी चीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ तक कि छी को भी। और हाँ, यही है वो रहस्य, यही है असली ताकत। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताओ इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।